सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय का जो नया पवन सीरीज है 2024 संस्करण का, उसको पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था और 15 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया था। इस क्लास में हम देखने वाले प्रश्न संख्या 16 से। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो कंप्लीट राजन सीरीज है 2024 का, जो नया राजन सीरीज है, उसको कंप्लीट सभी बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। और इसी तरीके से सभी विषय आपके थर्ड सेमेस्टर के सॉल्व कराए जा चुके हैं, राजन सीरीज और पवन सीरीज भी। तो डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों का वह प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पे आप क्लिक करोगे तो उस विषय से रिलेटेड आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और बहुत ही पर्याप्त मात्रा में आपको पढ़ाया गया है। आप यहीं से अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 तक हमने देख लिया था। वह क्लास अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ का जो लिंक है उसके सामने आप क्लिक करोगे तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 16 से देखने वाले हैं और देखिए काफी आसान है। यहाँ पे अनुपात का चिन्ह होता है। अनुपात आपको पता है कि दो चीजों, दो राशियों के बीच में आपका क्या होता है, संबंध होता है, और जिसको दिखाया जाता है इस चिन्ह के द्वारा, दो बिंदी ऊपर नीचे, इस तरीके से ये आपका अनुपात होता है। ठीक, अब इसी तरीके से अगला पूछ रहा है तो संख्या 17, समानुपात का चिन्ह क्या होता है। तो अनुपात का ही नेक्स्ट वर्जन जो है वह होता है क्या है, अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, समानुपात। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समानुपात का चिन्ह हो गया आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, x है। तो देखिए बड़ी संख्या और अनुपाते छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या ये देखिए 8:5 है, यानी कि बड़ी संख्या पहले आ रहा है और उसके बाद छोटी संख्या आ रहा है, यानी कि x अनुपाते, यहां से लिख सकते हैं x अनुपाते छोटी संख्या क्या है 12.5, और ये अनुपात किसके बराबर है, ये अनुपात बराबर है 8:5 के बराबर। यानी कि इसी को लिखा जा सकता है, अब अगर इसको हम भिन्न रूप में लिखें तो x बटे 12.5 बराबर लिखा जा सकता है 8/5। 8/5। अब आपको पता है कि तिर्यक गुणा, जब दो भिन्न इस तरीके से बराबर होते हैं तो उनका तिर्यक गुणा हो जाता है, यानी कि इधर के हर का उधर अंश में और इधर अंश में उधर के हर का इस तरीके से गुणा हो जाता है। तो देखिए x में गुणा होगा 5 का हो जाएगा 5x, और ये 8 में गुणा हो जाएगा 12.5 से। तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 12×8 = 96 और 0.5 4 और जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, गुणा करके देखिए 100 आएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे x बराबर लिख सकते हैं 5 इधर गुणे में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा 20, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वह कितना होगा 20 होगा। ऑप्शन सा में आपको दिया गया है, ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी यहाँ से बहुत ही आसानी से आप हल कर लोगे। जो अनुपात का मतलब होता है, अनुपात मतलब होता है बटे भी, तो अनुपात को हमने बटे के रूप में लिख के सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखिए तो संख्या 19 है, अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। अब देखिए अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात दो चीजें होती है। समानुपात दो प्रकार का होता है। इसमें अनुलोम समानुपात में क्या होता है, जैसे यहीं पे हम लोग कलम मतलब पेन और कितने रुपए में मिल रहा है इसका एक समानुपात देख ले रहे हैं। जैसे 5 कलम 50 रुपए में, 5 कलम 50 रुपए में, और 10 कलम कितना रुपए हो जाएगा 100 रुपए। तो इसी तरीके से
ये हमको एक टर्म कुछ नहीं दिया रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग x मान लेते हैं और समानुपात में वैल्यू निकालने का प्रयास, मतलब ऐसे प्रश्न देगा कि 5 कलम 50 रुपए की है तो 10 कलम का मूल्य बताइए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा एक उदाहरण मैंने लिया है। अब ये कैसा अनुपात है, ये अनुपात है, देखिए कलम की जो संख्या है वह बढ़ रही है। एक कलम का मूल्य जो भी होगा, जब 10 कलम हमको लेना है तो मूल्य भी जो है वह बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जनरली तीर हम नीचे की तरफ लगाते हैं, और जब अनुलोम मतलब एक चीज बढ़ने पे दूसरी भी बढ़ रही हो तो इसे क्या कहते हैं, अनुलोम समानुपात, ठीक। और अगर यहीं पे मान लेते हैं घट रहा होता, यहीं पे अब पूछ लेता 3 कलम का दाम, ठीक है, तो ये दाम भी घटता, मतलब कि ये हमेशा जो है, ये अगर कलम की संख्या घटेगी तो रुपया भी घटेगा। तो इस तरीके से, या कलम का दाम बढ़ेगा तो रुपया भी बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट समानुपात होता है आपका, अनुलोम समानुपात इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो होता है वह तीर जनरली इस तरीके से नीचे की तरफ लगाते हैं, और दूसरा भी जो तीर लगता है वह सेम डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तीर की दिशा क्या होगी, तो तीर की दिशा आप उत्तर जो है ये लगा सकते हैं सबसे सही, क्योंकि यहाँ पे दिया है सामने की ओर, तो गलत हो जाएगा, दाईं तरफ बाईं तरफ, इसका मतलब नहीं है दाईं तरफ बाईं तरफ, और ये सामने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, नीचे की ओर, यह आपका ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए, इसी का जस्ट अगला प्रश्न जो है वह है, प्रतिलोम समानुपात में तीर कौन सी, तीर की दिशा कैसी होती है, सामने की ओर, दाएं ओर, बाएं ओर, तो ये तो गलत है ही, लेकिन नीचे की ओर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में तो आपको मिल ही नहीं रहा है प्रतिलोम समानुपात में, जबकि क्या होता है प्रतिलोम समानुपात में, जैसे जैसे मजदूर और दिन, मान लेते हैं किसी काम को जो है वह 10 मजदूर जो है वह 5 दिन में कर रहे हैं, तो इसी काम को 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। अब 10 लोग मिलके किसी काम को 5 दिन में कर पा रहे हैं, अब संख्या अगर घट जाएगी तो जो है ये काम की जो संख्या है, जो दिनों की संख्या है वह बढ़ जाएगी। तो इसमें तीर उल्टा डायरेक्शन में हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो दिया होता है विपरीत की ओर, विपरीत दिशा में, या फिर कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक है। देखिए भाषा की ही बात है, तो भाषा उस तरीके से दी नहीं हुई है, तो ये भी जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही इन्होंने दिया ही नहीं है कि आप चूज कर पाए, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21 है, 80 पैसे 4 रुपए का अनुपात है। 80 पैसे और 4 रुपए अनुपात में जो सबसे पहली चीज आपको देखनी होती है, अनुपात हमेशा समान राशियों का होता है, ठीक है, हमेशा समान राशियों का होता है। तो 80 पैसे, ये तो पैसे में है और ये रुपए में है, तो दोनों को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 80 पैसे, और हमारा जो 4 रुपए है, 4 रुपए है, उसको कितना लिख सकते हैं, उसको 400 पैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा कि 80 पैसे और 400 पैसे का अनुपात ये हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 पच्चे 40, 8 के नम 8, ये हो जाएगा 1/5, और 1/5 को लिख सकते हैं 1:5 का अनुपात, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बा में दिया गया है, 1:5 का अनुपात होगा। या इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर ये संख्या 1 है तो ये 5 होगी, अगर ये 80 पैसे है तो ये 400 पैसे होगा, 5 गुना। तो इस तरीके से ये अनुपात आप समझ पाए कि इस तरीके से। अब यहीं पे कुछ लोगों को जिसको नहीं जानकारी होगी वह 80:4 लगा के चला आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 22 है हमारा, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात होगा। अब ये देखिए प्रश्न आपके लिए आसान हो गया है, ये अनुपात आप करके खुद से करके कमेंट करिए कौन सा होगा।
500 मीटर और 5 किलोमीटर। 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात आपको लेना है, ठीक है। तो इस 5 किलोमीटर को भी पहले मीटर में बदल लेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने से के लिए 1000 से गुणा होगा, 1000 से गुणा करेंगे यानी कि 3 शून्य लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 5000 मीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5000 मीटर। तो 500 मीटर और 5000 मीटर का हम अनुपात लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 बटे 5000। देखिए 2 शून्य कटा, 5 से 50 को काटेंगे 10 बार में और ये 5 एक बार में, यानी कि ये आ जाएगा 1/10 और इसको लिख सकते हैं 1:10 का अनुपात। तो ऑप्शन सा है 1:10, जो कि बहुत सही हो जाएगा। ऑप्शन सा जो है आपका यह सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23 है हमारा। ₹35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। बोल रहा है कि 35 रुपए हैं हमारे पास और इसको हमको 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटना है, किसमें किसमें? ठीक है, जिन 2 भागों में बांटना है उन 2 भागों का जो अनुपात है वह 3:4 का अनुपात में विभाजित करिए। ठीक, अब इस तरीके से समझिए आप इस प्रश्न को कि आपके पास 35 रुपए हैं और आपको इस 35 रुपए को एक 3 भाग बनाना है, एक 4 भाग बनाना है। तो सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा यह होगा, इसको करने के लिए क्या हम करते हैं कि इस 3 और 4 को जोड़ लेते हैं, हमको मिल जाता है 7। तो कुल जितना रुपए है हमारे पास उसको हम 7 भाग में बना लेंगे। 7 भाग में बनाएंगे तो 5-5 रुपए का एक भाग बनेगा। ठीक, अब इसको 3 भाग और 4 भाग में बांट लेते हैं। तो 5 से 5 का 5-5 करके 3 हम रखेंगे तो 15 आ जाएगा और फिर 5-5 करके 4 भाग रखेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 15 और 20 जो हो जाएगा, एक भाग 15 हमको मिल जाएगा, एक भाग 15 मिल जाएगा और दूसरा भाग जो हो जाएगा वह 20 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 7 भागों में बांट लिया, तो 7 भागों में बांट लिया तो 3 भाग कितना हो जाएगा? ये 5 गुणे 3 तो 15 और ये 5 गुणे 4 ये हो जाएगा 20। तो 15 और 20 ये आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दा में दिया गया है, ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है। 9 के घाते 1/2 गुणे 4 के घाते 1/2। अब किसी की घात में 1/2 लिखा है, मतलब कि उसके घात पे करनी लगी हुई है 2 घात की। अब इसको कितना लिख सकते हैं? 9 को 3 के घाते 2 और इसके घात में ऑलरेडी क्या है? 1/2। फिर गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के घाते 2 और इसके घात में ऑलरेडी 1/2 है। अब आपने घातों का नियम पढ़ा हुआ है कि अगर किसी संख्या के घात में m है और उस पूरे के घात में n है तो इसको लिख सकते हैं संख्या के घात में m गुणे n। तो वही यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 3 के घाते 1/2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 1/2। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 और इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 के घाते 2 गुणे 1/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। 3 दूनी 6। उत्तर कितना आ गया आपका? 6। तो इसका मान ऑप्शन बा 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है। 10 के घाते 0 का मान है। किसी भी संख्या के घात में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसके घात में 0 लिख दिया तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक है, तो 10 हो या 10,000 हो, उसके घात में भी 0 लगा हो या 999 हो, कोई भी संख्या हो उसके घात में अगर 0 लिखा है तो उसका मान होता है 1। ऑप्शन आ सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए संख्या 26 है। 4 के घाते 3/2 का मान होगा। 4 के घाते 3/2 लिखा है
तो 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 और पूरे के घात में है 3/2। अब देखिए घातों का गुणा हो गया, पहले मैंने आपको बताया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के घात में 2 गुणे 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2 के घाते 3। 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मान आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन आ में दिया गया है। ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप देख ही पा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 27 है, रुपए 5000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, मूलधन यहाँ पे कितना है, 5000 है, दर कितना है 5% और समय है 4 वर्ष, तो 5 गुणे 4 और बटे 100। 2 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 50 और 50 गुणे 20। तो देखिए 2 शून्य तो ऐसे रख लीजिए और 5 और 2 का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 10। 1000 जो मान आ जाएगा 5% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वह हो जाएगा 1000 रुपए। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 28 है, 500 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है, मूलधन आपको दिया है, दर दिया है, आपको समय दिया है और आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए बराबर होता है P इंटू यानी कि मूलधन इंटू एक धन दर बटे 100 और ऊपर होता है समय। ठीक है, इसके पावर में पूरे के पावर में समय। अब ए आपका मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 500 और फिर एक धन आर कितना है, आपकी दर है 5% वार्षिक। ठीक, तो 5 और बटे 100 और घात में समय कितना है 2 वर्ष का, तो घाते 2 हो जाएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो एक धन 5/100, 5/100 को और क्या लिखा जा सकता है, 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो एक बार में ये 20 बार में कट जाएगा, तो इस 5/100 को 1/20 भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ए बराबर 500 ब्रैकेट में एक धन 1/20 को कितना लिख सकते हैं, पूरे के बटे 20 कर दें तो ये हो जाएगा 20 धन 1 यानी कि 21/20 के घात में 2। अब ए बराबर हो जाएगा 500 गुणे 21/20 के घाते 2 है यानी कि 21/20 का 2 बार गुणा 20 गुणे 20। अब देखिए शून्य से शून्य हम काट सकते हैं, यहाँ पे दोनों शून्य कट गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद गुणा कर लेते हैं। देखिए 21 91 में 21 और 21 दूनी 42 और 2 44 और बटे 2 गुणे 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक, अब इसके बाद 4 से इसको काटें तो ये आ जाएगा 1 1 0 दशमलव, ये 10 बन गया 2 और फिर 5, 110.25 और इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें गुणा कर देंगे 5 का तो ये कितना हो जाएगा 5 25 25 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1 और 5 शून्य और 1 आ जाएगा, फिर 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, 551.25 जो कि आपके ऑप्शन बा में दिया गया है। ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मिश्र धन जो 2 वर्ष बाद आ जाएगा वह 551.25 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, 200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे आपको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पिछली बार हमने मूलधन निकाला था, मूलधन में से अगर हम पी निकाल दें तो क्या हमको मिल जाएगा, केवल ब्याज इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट बराबर अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा जो हमने लिखा था फॉर्मूला P × 1 + R/100 टू द पावर T
और इसी में से P घटा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। तो वही हमने A का फॉर्मूला लिख दिया और माइनस P कर दिया। अब इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे निकालिए इंटरेस्ट। अब देखिए मूलधन है 200 रुपए गुणे एक धन 10% वार्षिक ब्याज है, और कितने समय का निकालना है, 2 वर्ष का, और माइनस मूलधन कितना है, मूलधन है 200 रुपए, तो माइनस 200। अब इसके बाद सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 200। अब यहाँ पे देखिए 10 से 100 को काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा, और हर समान करेंगे तो पूरे के बटे 10, और ये 10 धन 1 11 हो जाएगा, 2 माइनस 200। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 200 गुणे 11 बटे 10 के घाते 2 है, तो 11 बटे 10 का 2 बार गुणा माइनस 200। अब देखिए शून्य शून्य कट गया, ठीक, और फिर 11 ग्यारहम 121 हो जाएगा आपका, और उसके बाद फिर दोगुना करेंगे उसको तो ये आ जाएगा 2 4 2 242 माइनस 200। तो उत्तर कितना आ जाएगा 42 42, यानी कि इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 42 रुपए जो होगा वह ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन दा में दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा 2 वर्ष का वह 42 रुपए हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 30 है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है चालू खाते पे, बचत खाते पे, अस्थायी जमा खाते पे या आवर्ती जमा खाते पे। तो देखिए चालू खाते पे तो लगभग बैंकों में कुछ नहीं मिलता है ब्याज, क्योंकि यह करंट अकाउंट होता है और बिजनेस के तौर पे लोग इसमें पैसा डालते निकालते हैं। और बचत खाता क्या होता है, ये जनरली जो लोग नौकरी करते हैं वो उनका सेविंग्स अकाउंट इसको बोलते हैं, या सैलरीड अकाउंट होते हैं ये ज्यादा। तो ये बचत खातों पे क्या होता है कि लोग इससे जो अपना जनरल खर्चा है वह करते रहते हैं, ठीक। तो इसमें भी पैसे लोग डालते निकालते रहते हैं, और मतलब जो उनके खर्च से पैसा बचता है मुख्यतः उसको प्रमोट करने के लिए बचत खाता होता है। तो इस पे भी ब्याज तो इस पे मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना अस्थाई जमा खाते पे मिलता है, ठीक है। अस्थाई मतलब एक तौर पे एक समय के लिए पैसा जमा कर दिया गया, तो इसमें बैंक ज्यादा ब्याज देता है। और उसके बाद आवर्ती जमा खाता, तो ये समय समय पे जैसे किस्त लोग जमा करते हैं, आरडी जमा करते हैं, तो इस पे भी ब्याज मिलता है, लेकिन सबसे अधिक जो मिलता है अस्थाई जमा खाते पर मिलता है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा अस्थाई जमा खाता, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 21 है, ब्याज बचत खाता खोला जा सकता है एक नाम से, संयुक्त नाम से। तो एक नाम से भी खोल सकते हैं, संयुक्त नाम से भी खोल सकते हैं, तो किस पे टिक लगाएंगे। अब ऑप्शन देखिए आ बा दोनों, यानी कि ये भी सही है ये भी सही है, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को लगाएंगे, ऑप्शन सा को लगाएंगे, क्योंकि आ व बा दोनों सही हैं। जो बचत खाता है वह एक नाम से और संयुक्त नाम से, मतलब ज्वाइंट अकाउंट जिसको बोलते हैं, मतलब 2 लोगों का वह अकाउंट रहेगा, और उसमें से चाहे जो पैसा उसमें जमा कर सकता है, चाहे जो उन दोनों व्यक्तियों में से पैसा निकाल सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद देखेंगे तो संख्या 32 है, लघु गुणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या होता है। अब लघु गुणक लॉग की बात की जा रही है। अब कहीं पे लिखा है log 100, log 100 लिखा है, तो यहाँ पे तो बेस लिखा ही नहीं गया, आधार में कुछ लिखा नहीं है। तो जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे क्या लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कोई आधार नहीं होता तो आधार क्या होता है, तो आधार 10 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 5 लिखा हो, तो 5 लिखा हो तो इसका हर क्या होता है, इसका हर 1 होता है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। वैसे ही लॉग अगर लिखा है तो लॉग में जो बेस होगा वह 10 होगा, यह अंडरस्टूड है। तो इसलिए यहाँ पे जो आधार होता है लॉग में वह जनरली 10 होता है, अगर कुछ अलग नहीं लिखा है तो 10 होगा, ठीक। तो ऑप्शन दा सही हो गया।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है। यहाँ पे संख्या 33 क्या कह रहा है कि 100 रुपए का एक स्टॉक 125 के भाव में बिकता है, तो वास्तविक ब्याज की दर आपसे जानना चाह रहा है। जब एक स्टॉक जो है 100 रुपए का है और 125 रुपए में बिक रहा है, तो 25 रुपए अधिक में बिक रहा है, मतलब उसका जो मूल्य है उससे 125 में बिक रहा है, तो वास्तविक ब्याज की दर, यहाँ पे ब्याज की दर क्यों पूछ रहा है? ब्याज तो देखिए, ब्याज कब हम समझिए कि ब्याज कब कैलकुलेट करते हैं, जब किसी दर पे किसी को कोई धन जो है वह दिया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ब्याज पूछने का, या तो यहाँ पे लाभ हानि इन्होंने पूछा होता तो भी एक बार निकल सकता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए लिखने में इन्होंने कुछ गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा की गलती है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। अब वैसे प्रश्न मैं आपके लिए कुछ और करा दूंगा स्टॉक वाले, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाए, ठीक है। स्टॉक वाले प्रश्न हम अलग से कर लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34 है, यदि ए समुच्चय इतना है और बी इतना है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से उल्टा यू आपको देखने को मिलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में उपस्थित हो। अब देखिए ये स्मॉल ए, क्या ये बी में आ रहा है? हाँ बी में आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है ए और बी में, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे पद लिखे जाएंगे जो दोनों में आते हो। तो स्मॉल ए दोनों में आ रहा है तो ए लिख दीजिए। अब देखिए स्मॉल बी क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। स्मॉल सी नहीं आ रहा है, स्मॉल डी नहीं आ रहा है, तो केवल एक पद स्मॉल ए जो है वह दोनों जगह उपस्थित है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा समुच्चय, वह यह भी एक समुच्चय फॉर्म करेगा, एक सेट फॉर्म करेगा जिसमें केवल एक एलिमेंट है ए। तो ऑप्शन सा में दिया गया है, ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या 34 है, यदि ए समुच्चय इतना हो। देखिए ए समुच्चय इतना है और वह बी, यहाँ पे बी लिखना छोड़ दिया है इन्होंने, बी इक्वल टू बी समुच्चय जो है वह इतना है 3, 6, 9, 12, तो बी माइनस ए का मान है, ठीक है। तो बी समुच्चय ये है, ठीक है। या तो इन्होंने शुरू में ही लिखा होता ए और बी समुच्चय इतना इतना है, या फिर वाह करके यहाँ पे बी समुच्चय इतना दर्शाया है। अब देखिए बी समुच्चय वही है, हमने मान लिया बी माइनस ए का मान हमको देना है। तो देखिए b माइनस ए यहाँ पे हमको देना है, तो b माइनस ए मैंने आपको बताया है कि b माइनस ए में देखिए b के वे सारे पद आएंगे जो a में नहीं होंगे, ठीक है। तो b के सारे पदों पे हमारी नजर होनी चाहिए। यहाँ पे 4 पद हैं b में, 3, 6, 9, 12। देखिए यही पद यहाँ पे लिखे जाएंगे, लेकिन इनमें से वही पद यहाँ पे लिखे जाएंगे जो a में नहीं होंगे, ठीक है। अगर ए में होगा तो वो पद घट जाएगा क्योंकि बी माइनस ए हो रहा है। तो अब देखिए 3 को देखिए, क्या 3 ए में है? हाँ है, तो 3 यहां नहीं लिखा जाएगा। अब इसके बाद 6 को देखिए, 6 ए में है? नहीं है, तो 6 यहाँ पे लिखा जाएगा, 3 घट गया, ठीक। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद 9, बी में 9 आ रहा है, तो क्या ए में 9 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो बी 9 जो है वह घट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 12 है यहाँ पे, 12 क्या ए में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 6 और 12 जो हो जाएगा ये 2 पद। अब बी में पद बचे ही नहीं, तो बी में से कैसे ए के पद घटेंगे? तो इसलिए ये 4 पद जो थे इनमें से 2 पद जो है वह ए में है, तो वो 2 पद जो है वह नहीं लिखे जाएंगे। बाकी 6 और 12 एक समुच्चय बनाएंगे जो b माइनस ए का समुच्चय होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 6 और 12 ऑप्शन आ में दिया गया है, ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 36, ऋण 1 और धन 1 के बीच के धन पूर्णांकों का कौन सा समुच्चय है? ऋण 1 और धन 1 के बीच धन पूर्णांकों का समुच्चय कौन सा समुच्चय है? देखिए ऋण 1 और
एक के बीच में, देखिए नंबर लाइन में आपके लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये देखिए शून्य है, दाहिने जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस तरीके से संख्याएं आती हैं। और इधर आते हैं बाएं तरफ तो ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। ठीक, अब ऋण 1 और 1 के बीच में पूछ रहा है, देखिए ऋण 1 और 1 के बीच में कौन सा पूर्णांक आ रहा है। पूर्णांक देखिए इधर धनात्मक पूर्णांक है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक है, बीच में बचता है शून्य, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। शून्य के आगे प्लस माइनस दोनों का साइन लगता है और बीच में कोई पूर्णांक आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब इसका समुच्चय बनाएंगे, ऋण 1 और 1 के बीच में धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब ऐसे लोगों का सेट, ऐसे संख्याओं, ऐसे पूर्णांकों का सेट जो ऋण 1 और 1 के बीच में आते हो, तो उसमें तो कोई पूर्णांक आ ही नहीं रहा है, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा रिक्त समुच्चय, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 37, एक्स एलिमेंट ऑफ ए का अर्थ है। एक्स देखिए एलिमेंट ऑफ ए है, मतलब एक्स जो है वह ए का समुच्चय है। तो यहां से लिख सकते हैं कि एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि एक्स समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय एक्स समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, नहीं, एक्स समुच्चय ए का अवयव है, ये सही है। ऑप्शन सा जो है यह सही है, एक्स समुच्चय ए का अवयव है, इसका मतलब यह है एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या 38, समुच्चय, ये एक समुच्चय है, के उपसमुच्चयों की संख्या होगी। अब इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए उपसमुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय के द्वारा, उसके अवयवों के द्वारा बना समुच्चय या तो उसके बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा बड़ा भी हो सकता है। देखिए ये उपसमुच्चय का फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 के घाते n। n जो है वह किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, 2 के घाते 3, यानी कि 8 उपसमुच्चय जो होंगे वह आपको प्राप्त होंगे। अब कौन कौन सा इसका उपसमुच्चय होगा, देखिए अगर देखिए मान लेते हैं कि कोई खाली समुच्चय है, तो एक खाली समुच्चय भी इसका उपसमुच्चय होगा। ठीक, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका उपसमुच्चय मान लिया जाएगा। इसके बाद देखिए अगर एक एक करके हम लोग बनाएं तो एक जो होगा इसके एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को उठा करके समुच्चय बनाएं तो ये भी एक उपसमुच्चय होगा इसका। और केवल 2 को रखें तो ये भी एक उपसमुच्चय होगा, और केवल 3 को रखें तो ये भी एक उपसमुच्चय होगा। इसी तरीके से हम 2-2 अवयवों को रखें, जैसे 1 और 2 को रख सकते हैं तो ये एक उपसमुच्चय होगा। इसी तरीके से 2 और 3 को रखें तो ये भी एक हमारा उपसमुच्चय होगा। और इसी तरीके से हम 3 और 1 या 1 और 3 इसी को लिख दीजिए तो ये भी एक उपसमुच्चय हो गया। ठीक, और ये खुद में एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये जो समुच्चय है ये खुद में एक उपसमुच्चय होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 उपसमुच्चय इसके होंगे। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय दिया होगा उसका इस प्रकार से आप उपसमुच्चय की संख्या निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया 2 के घाते n, और ये इस तरीके से एक्सपेंड करके आप देख सकते हो। ठीक है, यहीं पे अगर 4 होते तो 2 के घाते 4 आता और वैल्यू कितनी आ जाती, 16 उपसमुच्चय बनते। यानी कि आप अगर केवल आपको संख्या दी जाए कि किसी समुच्चय के 4 अवयव हैं, किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं, उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो उसके 16 उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक है, सबसेट जो बनेगा वह 16 सबसेट बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न सीख लिया आपने आसानी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 39,
यदि a इतना है b इतना है तो a इंटरसेक्शन b में क्या आता है, a इंटरसेक्शन b में लिखा जाता है वह पद जो a और b दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या दोनों में नहीं, 5 क्या दोनों में है नहीं, अब 4 और 6 भी इधर नहीं है। तो ये एक नल सेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या, फाई। ठीक है, नल सेट इस तरीके से दिखाया जाता है या इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये दिखा दिया कि समुच्चय जो है एक समुच्चय जिसका एक अवयव फाई है, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी रिक्त समुच्चय को नल सेट को दिखाने का ये दो तरीका होता है, चाहे इस तरीके से दिखा दीजिए चाहे इस तरीके से, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। अब नल सेट ये हमारा ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 40 से x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 के गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड आसानी से आप कर लोगे, 8x प्लस 7। देखिए गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बीच वाले पद को तोड़ देते हैं। बीच वाले पद को किस प्रकार से हम दो पदों में तोड़ देते हैं, देखिए गुणनखंड इस तरीके से जोड़ घटाने में जो लिखा है उसको गुणा के रूप में हमको लाना है। तो गुणा के रूप में लाने के लिए हमको कम से कम यहाँ पे इसको हम 4 पदों में बना लेते हैं और दो पदों में हम कॉमन खोज लेते हैं। कॉमन खोजने के बाद इस तरीके से इस फॉर्म में हमको मिल जाता है। लेकिन अब ये हम कंपेयर करते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करने के बाद देखिए a का यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक, तो ये 1 जो होगा, इस 1 को हम लिख लेते हैं a बराबर 1 और b का मान है इसी तरीके से -8, x का गुणांक है -8 और c की वैल्यू है 7। c की वैल्यू 7 है और यहाँ पे सबसे पहले हम a इंटू सी निकालते हैं। a का गुणा c में करेंगे, 1 गुणे 7 कितना आएगा, 1 गुणे 7 7 आ जाएगा। अब जो b है -8, इसको हमको इस तरीके से दो पदों में लिखना है। b इक्वल टू -8 है, इस -8 से हमको ये धन 7 लेके आना है ac के बराबर, दो पदों के गुणा पे और दो पदों के जोड़ पे हमको लेके आना -8 इसी के खुद के बराबर। अब गुणा करेंगे तो दो ऐसे पद हमको चाहिए -8 से जो हमको 7 दे दे। तो कब दो पदों का गुणा धन 7 आ जाएगा ऋण 8 से, जब दोनों पदों को हम ऋण में तोड़ेंगे। यानी कि आप देख लीजिए ऋण 7 और ऋण 1 में अगर तोड़ दिया जाए तो ऋण 7 का गुणा ऋण 1 में करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और दोनों ऋण 7 और ऋण 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ऋण 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बीच वाला जो पद है ऋण 8 को ऋण 7 x और ऋण 1 x यानी कि x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ऋण 8x को ऋण 7x और ऋण x लिख दिया। लिखा वही चीज है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये लिख उठा x स्क्वायर ऋण 7x ऋण x धन 7, इतना हमने लिख दिया। अब पहले दो पदों को देखिए फिर बाद वाले दो पदों को देखिए। पहले दो पदों में x कॉमन है, ले लीजिए, तो हो जाएगा x -7 और बाद वाले दो पदों में हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है और यहाँ पे x -7 आ चुका है, तो हमको वहां भी लाना है, तो -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x -7। अब देखेंगे दोनों जगह x -7 आ रहा है, तो दोनों जगह से x -7 आप कॉमन ले लीजिए। x -7 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है, दूसरे ब्रैकेट में x लिख लीजिए और यहाँ पे -1 लिखा है तो -1 लिख लीजिए। तो एक ब्रैकेट में हो गया x -7, दूसरे ब्रैकेट में x -1 और x -7, x -1 गुणे x -7, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -7 है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप गुणनखंड सीख गए। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 40 तक आप सीख गए। उम्मीद है कि यह गुणनखंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी प्रश्न अभी हमें प्रैक्टिस करने हैं, बहुविकल्पी में भी, इसके बाद लघुत्तरी भी हमको करना है। ठीक है, और राजन सीरीज जिसने नहीं किया है कर ले। अब यहाँ तक
प्रश्न संख्या 40 तक आप सभी को समझ में आ गया या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिन लोगों को समझ में आ गया है वह लोग यस लिख करके कमेंट करेंगे, यस लिख दीजिए। और अब इससे पहले क्लास अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सारा जो कंफ्यूजन है, सारा जो हेजिटेशन है पढ़ने को लेकर के, सीरीज लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता है, एग्जाम भी नजदीक आ जाता है, समझ में आता नहीं कैसे तैयारी करें। तो देखिए लास्ट समय में यह आपकी सबसे बेहतर ढंग से तैयारी है। इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक, सभी तक पहुंचाइए, सभी ग्रुपों तक, जितने आपके खास मित्र हैं, जितने ग्रुप हैं, सभी में इसको शेयर करिए और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के सभी विषयों को आप कम समय में पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिना डिस्टरबेंस के कम समय में आप पढ़ाई कर पाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। वहां पे टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्लासेस, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, इसके अगले पार्ट पे प्रश्न संख्या 41 से हम देखेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।